नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्टूबर मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। मंथली करंट अफेयर की सीरीज ये अक्टूबर महीने का पहला एपिसोड है और हर बार की तरह आपको 2 एपिसोड में पूरा का पूरा महीना कवर कराया जाएगा। बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं इस महीने से, तो आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना है और आपको खूब अच्छा सा कमेंट करके बताना है बीच बीच में जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछा करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं आपको, और आपको पूरा का पूरा तैयार भी हो जाएगा वीडियो देखते ही देखते। साथ ही साथ जो भी रिवीजन पॉइंट होगा उसको भी मैं बताऊंगा। अगले पार्ट में मैं 16 से 31 अक्टूबर को खत्म करवाऊंगा, जब 31 अक्टूबर बीत जाएगा तब। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसकी क्विज और पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। आप पिछले सभी महीनों की क्विज और पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, आप 100% अगर सफलता चाहते हैं तो आप जा करके क्विज और पीडीएफ इसकी प्राप्त कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ भेजी जाती है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के आपको एमजेटी एजुकेशन सर्च करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाने की घोषणा करी? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा बनाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने इसकी घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हरियाणा टू डेवलप वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क कवर 10,000 एकर्स, 10,000 एकड़ में बनेगा। अभी तक का सबसे लंबा सफारी पार्क कहाँ है? अभी तक का सबसे लंबा यूएई में स्थित है। अब हरियाणा में होगा उससे 5 गुना बड़ा, ठीक है, क्योंकि वो 2,000 एकड़ में है यूएई वाला। अच्छा, ये तो रही सबसे बड़ी सफारी पार्क की बात। अगर यहीं पर नाइट अगर आगे जोड़ दिया जाता है तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अलग। नाइट सफारी पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है। कहां पर? लखनऊ में। और ये दुनिया में अगर आप इससे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में पहला नाइट सफारी पार्क कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सिंगापुर में है। कहां पर? सिंगापुर में है। और उसी तर्ज पर भारत में उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है नाइट सफारी। तो सफारी पार्क और नाइट सफारी दोनों याद रखना है, क्लियर होना चाहिए। आगे, हाल ही में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किसने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है ड्रग नेटवर्क का खात्मा करने के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, सीबीआई लॉन्चेस ऑपरेशन गरुणा, अरेस्ट 175 एलिग्ड ड्रग स्मगलर। सीबीआई ने इसके लिए इंटरपोल की और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की मदद ली हुई है। ऑपरेशन गरुड़ ये ड्रग हैंडलर और पैडलर को पकड़ने के लिए था। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 1963 में स्थापना हुई थी। सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आ गया है 40वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, इसको आप याद रखेंगे। businesstoday.in का ये आर्टिकल है, इंडिया क्लाइम्स 6 नॉच टू 40 पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम, फिर नीदरलैंड, ये सभी टॉप 5 दोस्तों देश हैं जो इस पे पोजीशन में शीर्ष पर है। स्विट्जरलैंड लगातार 12वें साल टॉप पर है। भारत इस बार 40वें स्थान पर आ गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आनंद मिलिंद, शैलेंद्र सिंह और कुमार सानू, इन तीनों को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद टू गेट लता मंगेशकर अवार्ड, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। अब इसमें देखिएगा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपसे पूछा जाएगा किसको किस वर्ष के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है, क्योंकि 3 को सम्मानित किया गया, 3 वर्षों के लिए सम्मानित किया गया। अब इसमें कुमार सानू को 2021 के लिए सम्मानित किया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से तो सबसे ज्यादा चांसेस है 2021 वाला पूछने की, क्योंकि रिसेंट है। और आनंद मिलिंद को 2020 के लिए दिया गया है और 2019 के लिए शैलेंद्र सिंह को दिया गया है, ठीक है। तो तीनों लोग को एक साथ दिया गया, लेकिन 2021 के लिए किया दिया गया, किसे दिया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुमार सानू आप याद रखेंगे, लता मंगेशकर जी की याद में ये शुरू किया गया था। आगे, जॉर्जिया मेलोनी, इनको किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों ये इटली की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिणपंथी हैं, यानी कि राइट विंग की हैं, और इटली के इतिहास में अभी तक दक्षिणपंथी कोई नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, फांसीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की समर्थक हैं ये, ठीक है, और इस्लामोफोबिक नेता भी नहीं माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार यहाँ पर दक्षिणपंथी पार्टी की सरकार होगी।
इटली की राजधानी रोम है और रोम में ही आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। इटली को वैसे यूरोप का भारत भी कहा जाता है। आगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को विलय करने की घोषणा करी है? तो दोस्तों रसिया ने ये डिक्लेयर किया है कि इसने यूक्रेन के 15% जमीन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और इसने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये 4 रीजन कौन कौन से हैं। लुहांस्क, दोनेत्स्क, मारियोपोल, मेलिटोपोल, खैरसोन। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि यहाँ पर ज्यादा चीज आपको दिख रहा है। एक्चुअली में जो रेड कलर का है ना, सब रसिया ने कब्जा किया है, लेकिन अभी रिसेंट कौन सा कब्जा किया है? रिसेंट में इसने मारियोपोल और मेलिटोपोल को कब्जा किया जो कि जेपोरोजिया सेक्टर में आता है, और खेरसोन पर कब्जा किया है। ठीक है, तो खेरसोन, जेपोरोजिया, दोनेत्स्क और लुहांस्क ये 4 रीजन हो गए जो स्वतंत्र घोषित किए गए। ठीक है, मारियोपोल और मेलिटोपोल ये दोनों जेपोरोजिया का ही आता है पार्ट। जेपोरोजिया वैसे फैला तो इतनी दूर में है, लेकिन अभी ये क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है ये उसी का है, तो इसको भी इसमें माना जा रहा है। ठीक है, क्रीमिया पर 2014 में ही कब्जा कर लिया था रसिया ने। ठीक है, तो ये अब इतना पार्ट जो है ये रसिया का हो गया है। यहाँ पर आपको कुछ ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, वॉयलेट कलर का। ये जो कलर का दिख रहा है ना, ये वो एरिया है जहां पर से रूसी सेना को भगाया है, खदेड़ा है यूक्रेन की सेना ने। ठीक है, हेल्ड और रीगेन्ड बाय यूक्रेन, यूक्रेन ने इसे रीगेन किया है, दोबारा से अपना हासिल किया है। ठीक है, ये एरिया यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दिख जाएगा। इस पर मैंने वीडियो बना करके बहुत ही अच्छे से आपको समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 है, ये 4 जगह जानिएगा, और जेपोरोजिया का ही वो 2 पार्ट है। ये 2 पार्ट तो इसने बहुत पहले ही शुरुआत में ही ग्रहण कर लिए थे, अधिग्रहण कर लिए थे, बाकी 2 अभी आया है। अगला क्वेश्चन, किन देशों के बीच त्रिपक्षीय पनडुब्बी अभ्यास का मंचन हुआ? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ये तीनों ने मिल करके एक त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस, साउथ कोरिया, जापान स्टेज ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन ड्रिल्स। ये क्यों किया गया है? जिससे नॉर्थ कोरिया और चाइना इन दोनों को वहां पर काउंटर किया जा सके उस सेक्टर में, उस रीजन में। ठीक है, तो कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ये हुआ अभ्यास। एंटी सबमरीन था, यानी कि पनडुब्बी रोधी अभ्यास था, यानी पनडुब्बी को जो सबमरीन्स होती हैं उनको काउंटर करने के लिए था। अगला, 6वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस में किसने भारत में 5G लॉन्च किया? तो भारत में 5G लॉन्च किया है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 अक्टूबर को दोस्तों दिल्ली में 5G लॉन्च कर दिया। अब ये 5G जियो और एयरटेल के द्वारा हुआ है, चलाया जाएगा। जियो और एयरटेल ही अभी शुरुआत में चलाएगा, धीरे धीरे और भी कंपनियां हो सकता है लाएं 5G। ठीक है, तो जियो और एयरटेल के द्वारा अभी कुछ शहरों में ये शुरू कर दिया गया है 5G। धीरे धीरे 2023 के अंत तक जियो ने दावा किया है कि ऑल ओवर इंडिया ये लॉन्च कर देगा 5G। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी अभी 5G लॉन्च किए नई दिल्ली में, जो 6वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस संस्करण था, आयोजन हुआ, उसी में लॉन्च किया गया है। 5G पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है कि 5G आने से क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी, इसको आप देख सकते हैं। 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर के बीच में प्रगति मैदान नई दिल्ली में 6वां संस्करण हुआ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे याद रखेंगे। ठीक है, भारत के अभी 13 शहरों में 5G चल रहा है। आगे, आरबीआई ने रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया? तो आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया है दोस्तों, इस बार 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। देखो जब भी मैं बेसिस पॉइंट बात करूं तो समझ जाइएगा 0 पॉइंट उतना %, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको कहा कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, तो इसका मतलब 0.5% रेपो रेट में वृद्धि हुई। 80 अगर बोलता 80 बेसिस पॉइंट, 0.8% आप समझते। ठीक है, अच्छा इतना तो ये बढ़ाए हुए हैं, इंक्रीज किए हुए हैं। तो अब बात आती है कि अब कितना हो गया है रेपो रेट, करंट टाइम पर रेपो रेट है कितना? तो करंट टाइम पर रेपो रेट हो गया है दोस्तों 5.90%। ठीक है, 5.40 था और इसमें 0.5% बढ़ा तो 5.9% हो गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आरबीआई हाइक रेपो रेट बाय 50 bps टू 5.9%। ठीक है, तो अब इससे होम, कार लोन ये सभी जो हैं वो महंगी हो जाएंगी, और वहीं एफडीज वगैरह जो हैं वो उस पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे लोन वगैरह पर। तो फिलहाल मौद्रिक नीति कमेटी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई की होती है, और इसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है, इसी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स डिसाइड होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको कई बार बताया हुआ हूं कि इसमें 6 सदस्यीय ये एक बॉडी है, जिसमें 3 तो गवर्नमेंट के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। अध्यक्षता आपसे पूछा जाए कौन करता है, तो आरबीआई का गवर्नर करता है अध्यक्षता। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे।
आरबीआई का गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी या कहें मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आरबीआई ने 2022-23 के लिए जीडीपी विकास दर 7% रहने का भी अनुमान बताया हुआ है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई जो है ये वाणिज्यिक बैंक जो जैसे हम लोग बैंकिंग करते हैं इनको उधार देता है, तो इनको उधार देने पर जो रेट लगाता है आरबीआई यानी जो इंटरेस्ट लेता है बदले में उसे कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, आगे हाल ही में किस तूफान के कारण क्यूबा के अधिकारियों ने 6 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा करी? तो दोस्तों क्यूबा में अभी हाल ही में इयान आया है, तूफान इयान से वहां पर काफी ज्यादा भयंकर तबाही मची। 6 क्षेत्रों में वहां पर इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया गया। वहां पर चक्रवाती तूफान को हैरिकेन कहते हैं। आपको जापान साइड में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको नाम दिखेगा टाइफून। ठीक है, वहां पर चक्रवाती तूफान को टाइफून कहेंगे। अपने यहाँ क्या कहते हैं? चक्रवाती तूफान कहते हैं, चक्रवाती तूफान कहते हैं। ये सभी वही हैं तो जो समुद्र में उड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चक्रवात के रूप में आते हैं, तो ये हैरिकेन कहा जाता है उस साइड में, तो वहां पर हैरिकेन कहेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बड़े घूमने वाले तूफान होते हैं। आगे हुरून इंडिया 40 अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो हुरून इंडिया की 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट में टॉप पर हैं दोस्तों निखिल कामत। निखिल कामत ये कौन है? ये दोस्तों ज़ीरोधा के फाउंडर एंड सीईओ हैं, और वहीं ओला के भाविश अग्रवाल, इन दोनों को रैंक किया गया है सेल्फ मेड इंडियन के अंडर 40 की लिस्ट में। इसमें निखिल कामत को सबसे अमीर बताया गया है, 17,500 करोड़ की संपत्ति बताई गई। भाविश अग्रवाल की 11,700 करोड़ की संपत्ति है। वहीं दिव्यांग तुरखिया जो मीडिया.नेट के हैं ये 11,200 करोड़ की संपत्ति के साथ है तीसरे स्थान पर। ठीक है, आगे प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब लॉन्च किया जाएगा? ये लॉन्च किया जाएगा जनवरी 2023 में। लता सुरगाथा ये हिंदी अनुवाद था, हिंदी किताब थी, अब इसका अंग्रेजी अनुवाद जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस हिंदी अनुवाद को लॉन्च किया था यतीन्द्र मिश्रा जी ने। यतीन्द्र मिश्रा जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने इसका मूल रूप लिखा हुआ है, लेकिन अब लता ए लाइफ इन म्यूजिक नाम से इसका इंग्लिश संस्करण इरा पांडे के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इरा पांडे इसकी नई राइटर होंगी। हिंदी वाला पूछा जाए तो यतीन्द्र मिश्रा। वैसे यतीन्द्र मिश्रा की इसकी किताब को 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और मामी अवार्ड फॉर बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा भी मिल चुका है। अगला, किस भारतीय महिला को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित की गई हैं सृष्टि बक्सी। देख पाएंगे आप, आर्टिकल है विमेन्स राइट एक्टिविस्ट सृष्टि बक्सी विंस चेंज मेकर अवार्ड एट यूएन एसडीजी बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड। तो इसमें इनको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य पुरस्कारों में से एक है ये यूएन चेंज मेकर अवार्ड, और सृष्टि बक्सी इसको जीत चुकी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि लिंग पर आधारित हिंसा और असमानता के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये देश भर में 3800 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी हैं। ठीक है, इस वजह से इनको मिला है। आगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया? तो पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप अभी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश सीएम ठाकुर लॉन्च ऐप टू एड पुलिस। ठीक है, ये ऐप है सत्यनिष्ठा। जयराम ठाकुर जी वहां के सीएम हैं, उन्होंने लॉन्च किया 2 अक्टूबर को। इसे अभी कांगड़ा जिले में लॉन्च किया गया है, धीरे धीरे ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा। इसमें आपराधिक गतिविधियों की भी जांच की जा सकेगी, कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, डाटाबेस उनका रखा जा सकेगा। पुलिस की मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाला है ये सत्यनिष्ठा ऐप। वैसे हिमाचल प्रदेश से ही मैंने आपको कांगड़ा ऐप भी बताया था, तो कांगड़ा ऐप भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? तो अगेन इंदौर ही टॉप पर रहा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर 6वीं बार लगातार बना है, 6वीं बार लगातार बना हुआ है। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर भारत का। और वहीं चूंकि ये इंदौर कहाँ का है? एमपी का, तो एमपी भी आप याद रखेंगे, एक पॉइंट यहां से भी बन सकता है, ये सबसे स्वच्छ स्टेट बन गया है। ठीक है ना, इस बार की रैंकिंग में। अभी तक मैं आपको क्या पढ़ाते आ रहा था कि सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़, लेकिन अब सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, सबसे स्वच्छ राज्य यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंदौर बैग क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द 6th ईयर। एमपी रैंक फर्स्ट अमंग स्टेट। एमपी जो है वो स्टेट्स में टॉप पर है, और वहीं इंदौर जो है ये शहरों में सिटीज में टॉप पर है। ठीक है, कर्नाटक के शिवमोगा को दोस्तों फास्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
सूरत दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। आगे, किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक चुना गया? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके नए महानिदेशक होंगे सुजाय लाल थाउसेन। कौन? सुजाय लाल थाउसेन। देख लीजिए, सुजाय लाल थाउसेन, अनीस दयाल सिंह अपॉइंटेड न्यू जनरल्स ऑफ सीआरपीएफ एंड आईटीबीपी। तो सीआरपीएफ के साथ साथ आईटीबीपी के भी महानिदेशक चेंज हुए हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं अनीस दयाल सिंह और सीआरपीएफ के कौन बने हैं? सुजाय लाल थाउसेन। ओके, यहीं पर सारा कुछ वैसे ही रिटन फॉर्मेट में है। सीआरपीएफ के बारे में अगर बात करें तो 1939 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फुल फॉर्म इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और इसका सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स। अगला है, हाल ही में मिसाइल, रॉकेट, गोला बारूद निर्यात करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो भारत ने दोस्तों आर्मेनिया से डील करी हुई है। भारत अब आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने वाला है ये डिफेंस इक्विपमेंट, जिसमें मिसाइल्स भी हैं, रॉकेट भी है, खास करके पिनाका रॉकेट सिस्टम है अपना जो सबसे जबरदस्त है, गोला बारूद, बहुत सारी चीजें ये भारत निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान वाला कॉन्फ्लिक्ट तो आप देख ही रहे हो, ये बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स मूव है, क्योंकि आर्मेनिया जो है ये रसिया की तरफ अभी तक डिपेंड रहा करता था, लेकिन रसिया खुद उलझा हुआ है। तो फिर ऐसे में भारत उसकी जगह पर आर्मेनिया को सप्लाई कर रहा है, तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं सहयोग ही हुआ, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज तो हैं जो इस पाले में अभी हैं। फिलहाल भारत द्वारा 2000 करोड़ रुपए से अधिक का सैन्य उपकरण निर्यात किए जाएंगे। आर्मेनिया की राजधानी यारेवान होती है, प्रधानमंत्री निकोल पुशियान है और मुद्रा होती है ड्रैम। ठीक है, वर्ल्ड मैप में आपको बाकायदे मैप के थ्रू इंडिया के रिस्पेक्ट में दिखाया जाता है कहां पर पड़ता है कौन सा देश, ये सब बताया जाता है डेली करंट अफेयर में। तो आप लोग डेली करंट अफेयर जरूर फॉलो किया करो। डेली करंट अफेयर में कोई भी राज्य आता है तो उस राज्य से पूरा का पूरा डिटेल जानकारी, कोई देश आ गया तो वो देश कहाँ पर है नक्शे में और कैसा है, सब कुछ उसके बारे में जानकारी दी जाती है। क्योंकि मंथली करंट अफेयर में दोस्तों 60 के आसपास में क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर सारा कुछ बता पाना ये मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप लोग के लिए भी दिक्कत हो जाती है, इसलिए केवल मेन पॉइंट पर बात करते हैं। हाल ही में शुरू की गई आसरा पेंशन योजना का संबंध किससे है? आसरा पेंशन योजना तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, तेलंगाना आसरा पेंशन टू पुअर एज 57 एंड अबव, 57 या उससे ऊपर के उम्र के जो गरीब वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन देने के लिए ये योजना है, आसरा पेंशन योजना। ठीक है, तो 10,000 नई आसरा पेंशन योजना को स्वीकृति मिली हुई है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों अक्टूबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें नोबेल प्राइज की अनाउंसमेंट करी गई। नोबेल प्राइज 2022 के लिए, ठीक है, जो कब दिया जाएगा? दिसंबर में दिया जाएगा, 10 दिसंबर को दिया जाएगा 2022 में, लेकिन अनाउंसमेंट अभी अक्टूबर में ही होता है, तो सभी महीनों का हुआ। बाय द वे आपको यहाँ पर क्वेश्चन तो दे दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ से याद नहीं करना है। आपको याद करने के लिए और आसान बनाने के लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। वीडियो को देखोगे आप ट्रिक वाली तो आपको तुरंत एक ही बार में वीडियो देखते देखते सब याद हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एंड में प्रैक्टिस सेट भी लगाया हुआ है उसी वीडियो में, तो आप सेम वीडियो में प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो आप सर्च करना नोबेल प्राइज ट्रिक एमजेटी एजुकेशन, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दोगे ना तो आराम से वो वीडियो मिल जाएगी। वीडियो जरूर देखना दोस्त, क्योंकि सभी के सभी नोबेल पुरस्कार के विजेता आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे और आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल नोबेल पुरस्कार मेडिसिन का स्वांते पैबो ने जीता है। किसने? स्वांते पैबो ने। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है स्वांते पैबो। इन्होंने डिस्कवर किया है कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन। बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि जीनोम होमिसेपियंस मानव थे वो कैसे रहा करते थे, ठीक है, लिएंडरथल मानव कैसे रहा करते थे, तो ये सब चीजों के बारे में इन्होंने आसान कर दी हुई है अपनी खोज से। तो स्वीडन के स्वांते पैबो हैं, इनको ये मिला है फिजियोलॉजी के लिए। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक रहे, उन्हीं की याद में उनकी पुण्यतिथि पर यानी 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिक, रसायन, मेडिकल, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे, ये बेसिक है और आपको पता भी होगा। आगे 2022 में FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो 2022 में दोस्तों FIBA का महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। USA ने चाइना को हरा करके ये खिताब जीता हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे ये चैंपियंस हैं और बास्केटबॉल की FIBA की। तो 11वां विश्व खिताब इसका था USA का। USA ने चाइना को हरा करके ये जीत लिया और सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित किया गया था अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी कि FIBA के द्वारा।
तो ये लगातार अमेरिका का चौथा और टोटल 11वां खिताब था। 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भी अमेरिकन टीम क्वालिफाई भी हो गई इसी के थ्रू। आगे, हाल ही में किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने ऑप्टिमस नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया? तो ऑप्टिमस नाम का ह्यूमनॉइड रोबोट दोस्तों, इसको एलन मस्क ने अभी लॉन्च किया। एलन मस्क आप जानते हो, टेस्ला, स्पेसएक्स, इन सब के ये सीईओ हैं, हाइपरलूप वगैरह के। तो इन्होंने अभी हाल ही में एलन मस्क ने अनवील किया यहाँ पर ऑप्टिमस रोबोट। यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से। अच्छा, रोबोट 2.0 मूवी देखे हो ना, रोबोट 2.0 या फिर रोबोट मूवी ही जो रजनीकांत वाली थी, ठीक है। तो इसमें जिस प्रकार से लॉन्चिंग, जिस प्रकार से चिट्टी को ला करके लॉन्च किया गया, बताया गया कि ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या खूबियां हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। मतलब आप समझ लो कि जो फिल्म में था आज वो पॉसिबल होते हुए दिख रहा है, वो भी किसकी मदद से? एलन भैया की मदद से। आगे, तो $20,000 तक का ये होगा, कीमत होगा। और इन्होंने बताया है कि ये बड़े आराम से फैक्ट्रियों वगैरह में काम कर सकेगा, इंसानों जैसा, और इंसानों से ज्यादा ही काम कर ही सकता है, ठीक है। संदीप कुमार को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संदीप कुमार जी दोस्तों अभी हाल ही में गेल बोले तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके ये बनाए गए हैं नए एमडी और सीईओ, ठीक है। गेल अपॉइंट संदीप कुमार गुप्ता एज ए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, संदीप गुप्ता, ठीक है। तो ये मनोज जैन की जगह पर आएंगे और 2026 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। गेल, आपको बता दें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 12, और 12 महारत्न कंपनियों में एक है गेल, ठीक है। आगे, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना? तो दोस्तों केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्णतः डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बन गया है। आर्टिकल देख लीजिए, वहां के जो पिनराई विजयन जी हैं, जो कि वहां के सीएम हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो डिजी पुल्लमपारा योजना ये चलाई गई थी बहुत ही पहले 2021 में ही 15 अगस्त के टाइम पर, और अब वो पूरा का पूरा गांव वासियों को डिजिटलाइज करने में सफल भी हुआ है। इस प्रकार से देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बना पुल्लमपारा ग्राम पंचायत, ठीक। आगे, हाल ही में किसने 2022 का ईरानी कप जीता? तो ईरानी कप जीत लिया है दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने। रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने ईरानी क्रिकेट कप जीत लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है चैंपियंस, और 29वां ये ईरानी ट्रॉफी का खिताब था रेस्ट ऑफ इंडिया का, जिसने जीत लिया है। सौराष्ट्र को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने हराया और ये खिताब जीता। देखो, क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफियां होती हैं, इस पर भी मैंने आपको ट्रिक दी हुई है। आपको क्या सर्च करना है? क्रिकेट टूर्नामेंट ट्रिक, ठीक है। तो देखो, ट्रिक से क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें जहां पर लेंदी वाली चीजें रहती हैं वो आसान भाषा में बहुत ही कम शब्दों में याद हो जाती हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाती हैं, क्योंकि ट्रिक से थीम बैठ जाती है दिमाग में। तो इसीलिए जो जो ट्रिक वाली वीडियो मैं रिकमेंड किया करूँ उसको जरूर सर्च करके एक बार देख लिया करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक ही बार वीडियो देखोगे और एक बार के आपके वीडियो देखने से वो पूरा का पूरा हमेशा के लिए कंटेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, आप उसको जरूर देखेंगे। वैसे ईरानी कप 1959-60 से शुरू हुआ था होना। आगे, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया? तो दोस्तों हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अभी गुजरात दौरे पर थी, वहां पर इन्होंने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। देख पाएंगे, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, भारत की 15वीं प्रेसिडेंट, करंट टाइम की हैं प्रेसिडेंट। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में इन्होंने 4 अक्टूबर को लॉन्च किया है ये, ठीक है। आगे, 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 के लिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार जीत लिया है यूनकिंग टैंग ने। यूनकिंग टैंग ने, असल में यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पर आप आर्टिकल में देख लीजिए, ये हैं यॉकिंग टैंग, ठीक है। तो यॉकिंग टैंग ने जीत लिया है शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 के लिए। शस्त्र रामानुजन प्राइज दोस्तों हमारे रामानुजन जी की याद में ये दिया जाता है। रामानुजन जी आप जानते हो प्रख्यात मैथमेटिशियन थे, तो मैथमेटिक्स के लिए दिया भी जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना शस्त्र के द्वारा की गई थी। शस्त्र का एक्चुअली में फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? सानमग एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। तो इसके द्वारा 2005 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से ये दिया जाता है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। $10,000 की नगद राशि कैश प्राइज दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान देने वाले के लिए ये दिया गया। अच्छा, रामानुजन जी जो हैं बहुत ही कम उम्र में डेथ भी इनकी हो गई थी, तो 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को ये दिया जाता है, ठीक है।
मतलब जो कोई युवा हो और मैथमेटिशियन हो उसको ये दिया जाता है। अगला, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था अभी इसे जीता है एंजेला मार्केल ने। एंजेला मार्केल आपको पता है जर्मनी की पूर्व चांसलर थी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार इनको दिया गया है। ये रही इमेज में, हालांकि अब नहीं है, पूर्व चांसलर थी ये। और इसे नानसेन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जर्मनी में 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को शरण चाहने वालों के लिए इन्हें सम्मानित किया, शरण देने के लिए। नानसेन पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था फ्रिट्जटॉफ नानसेन के सम्मान में। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन बना? वो बन गया है भारत। भारत दोस्तों चीनी के प्रोडक्शन में अब आ गया है टॉप पर। दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का प्रोडक्शन अब इंडिया में होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। अच्छा, लीडिंग प्रोड्यूसर के साथ साथ सबसे ज्यादा हम लोग कंज्यूम करने वाले यानी सबसे ज्यादा उपभोग करने वाले भी बन गए हैं। इसके अलावा सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, दुनिया के दूसरे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। ठीक है, तो दुनिया के सबसे नंबर 1 पर हम लोग उत्पादक, सबसे नंबर 1 पर हम लोग उपभोगकर्ता या कहें कि उपभोक्ता, और दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर या कहें कि निर्यातक बन गए हैं। ठीक है, बाकी डाटा यहाँ देखने के लिए आप वीडियो को पास कर सकते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल किसे दिया गया? साहित्य का नोबेल। आपको इसके लिए ट्रिक क्या बताया था? साहित्य लिखो, मनी अर्न करो। साहित्य लिखो और मनी अर्न करो। ठीक है, मनी अर्न, तो मनी अर्न से अनी अर्नक्स, अर्न से अर्न, यहां पर आप देख पाओगे अनी से मनी और अर्न से अर्न करो। तो साहित्य लिखो, मनी अर्न करो, तो आप बड़े आराम से ट्रिक से यहाँ पर याद कर सकते हैं। आपको तुरंत ऑप्शन में दिख जाएगा, साहित्य लिखो, मनी अर्न करो। ठीक है, तुरंत ही आपको दिखेगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अर्नी अर्नक्स यहाँ पर हैं, फ्रांस की ये लेखिका हैं और इनको लिटरेचर के लिए 2022 का नोबेल दिया जाएगा। कब? 10 दिसंबर को। ठीक है, अगर पिछली बार बात करें 2021 में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। कभी कभी पिछले साल का भी पूछ लिया जाता है। अच्छा, इनको 2008 में द ईयर्स जो पुस्तक इनकी आई थी, सबसे ज्यादा चर्चित पुस्तक, उसके लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर योजना शुरू की? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने गुजरात आत्मनिर्भर योजना शुरू की है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंट्रोड्यूसिंग आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022। ये वहां के सीएम ने लॉन्च किया है। तो सीएम जो है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इसे लॉन्च किया आत्मनिर्भर गुजरात योजना। इसके तहत 12.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित निवेश आकर्षित करने का इनका लक्ष्य रखा गया है। 9 क्षेत्रों को आत्मनिर्भर भारत के साथ थ्रस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में मान्यता देंगे। अब इससे उद्योगों को सहायता मिलेगी, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा गुजरात में। ठीक है, अच्छा, दिवाली का ऑफर स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक दीपावली नहीं आई है तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा सभी वीडियो कोर्सेज पर। आपको कूपन कोड में एंटर करना है दिवाली 50, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस DIWALI 50। तो ये कूपन कोड लगाने पर आपको हर प्रकार के वीडियो कोर्सेज में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाइए और अभी इस कूपन कोड का यूज कीजिए। आपके लिए सीजीएल बैच आया हुआ है। सीजीएल का जीएस बैच बहुत ही शानदार, जीएस प्लस करंट अफेयर आपका पूरा का पूरा कवरेज कराया जा रहा है और डेली इसमें क्लासेज आ रही हैं। इसके लिए आपको 499 नहीं पे करना है, आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे दिवाली 52। और एप्लीकेशन पर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। MZT ऐप तो आप गूगल प्ले स्टोर से पहले इंस्टॉल कर लो, वहीं पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आप कोर्स ले सकते हो। और भी बहुत सारी PDF क्विज वगैरह सब आपको फ्री में भी यहाँ पर मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकॉन बनाया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोस्तों पंकज त्रिपाठी को बना दिया है अपना नेशनल आइकॉन। पंकज त्रिपाठी आप जानते ही हो, ये हैं कालीन भैया। तो इनको नियुक्त कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया का आइकॉन। ठीक है, नेशनल आइकॉन। मतदाता जंक्शन नाम दिया गया है जिसके द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो पर और वहां पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी चुनाव के बारे में। आगे, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार पहले स्थान पर कौन है? तो दोस्तों पहले पर पहुंच गया है मामल्लापुरम। मामल्लापुरम ये है तमिलनाडु में। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट एक आई, उसके अनुसार ये बताया गया कि विदेशी पर्यटकों की सबसे पहली पसंद कौन सी। तो विदेशी पर्यटक जो आते हैं सबसे ज्यादा जाते हैं मामल्लापुरम में, तमिलनाडु में। उसके बाद सेकंड पे नंबर आता है ताजमहल का।
वहीं ये रिपोर्ट भी जारी करी हुई है कि जो हमारे देश के जो पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ जाते हैं, तो वो अभी भी सबसे ज्यादा ताजमहल ही देखने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तमिलनाडुज मामल्लापुरम बीट ताजमहल इन नंबर ऑफ फॉरेन विजिटर। फॉरेन विजिटर के मामले में ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है मामल्लापुरम ने। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको बताया ये फॉरेन विजिटर्स के लिए था। अगर देसी विजिटर इसे कहें कि हमारे देसी पर्यटक हुए, जैसे हम और आप जाने का मन बनाते हैं तो पहले प्लान बनाते हैं चलो यहीं पास में आगरा में घुमाया जाए, तब चला जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, चलो तो फिलहाल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी ये शामिल हो चुकी है। आगे 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार ये जीत लिया है अलिस बिलायात्स्की ने, मेमोरियल नाम की संस्था ने, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ने। ये तीनों ने जीता हुआ है। अब इनमें ये दो ऑर्गेनाइजेशन है और अलिस बिलायात्स्की जो है ये इंडिविजुअल पर्सन है। ये मेमोरियल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये एनजीओ है और ये है रशियन एनजीओ। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन का एनजीओ है और अलिस बिलायात्स्की ये बेलारूस के हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को दिया गया है, यहाँ पर देख पाओगे मेमोरियल, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी और अलिस बिलायात्स्की। अब कारण समझिए, देखिए एक्चुअली में रसिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, शांति का पुरस्कार यहीं से मिलने वाला था, ये तो कंफर्म था लोगों को, मतलब कि लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे पहले कि इसी से मिलता जुलता होगा, क्योंकि यूरोपीय देश जो है वो रसिया के खिलाफ ही हैं। तो हुआ भी ऐसे ही। अलिस बिलायात्स्की जो कि अपने देश के, अपनी सरकार के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, अपने देश की सरकार के खिलाफ रहते हैं, इसके लिए इनको मिला है, काफी आवाजें उठाते रहते हैं, ह्यूमन राइट एडवोकेट है, बेलारूस के खिलाफ ये रहते हैं और बेलारूस रसिया का सपोर्टर है, आप जानते हो, इसलिए इनको मिला। रसिया का एक दोस्तों रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। मेमोरियल भी रसिया में ह्यूमन राइट्स का अगर कोई दिक्कत आ रही होती है तो फिर इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसकी आवाज उठाए। तो यानी कि वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए ये काम करता है। और यूक्रेन में भी ऐसे ही सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये भी वही काम करता है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल रसिया को दोषी ठहराने के लिए सभी को चुना गया है, अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल शांति दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नोबेल शांति का पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की संसद देती है। ठीक है, आगे प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? वो बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर स्थापित होगा। यहाँ पे आर्टिकल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर टू फर्स्ट टू एस्टेब्लिश 75 अमृत महोत्सव इन ईच डिस्ट्रिक्ट अंडर मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर योजना के तहत ये किया गया है और 2023 तक 15 अगस्त तक का लक्ष्य रखा गया है कि 1500 अमृत सरोवर जो हैं ये जम्मू कश्मीर में होंगे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं, मुख्य सचिव हैं अरुण मेहता। अगला क्वेश्चन है, जापान में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों जापान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं सिबी जॉर्ज। सिबी जॉर्ज यहाँ पर आप देख पाओगे अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान। अभी हाल फिलहाल में कई देशों में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जापान के बारे में बेसिक चीजें तो आप जानते हो कि टोक्यो राजधानी है, फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुद्रा येन होती है। चलिए मैं रिवाइज कराता हूँ अभी हाल फिलहाल में कितनी नियुक्तियां हुई हैं राजदूतों की और किन किन देशों में नियुक्तियां हुई हैं। तो दोस्तों अभी प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया, नागेश सिंह को थाईलैंड में, प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वहीं सुधाकर दलेला भूटान में और प्रदीप कुमार रावत चीन में नियुक्त किए गए हैं भारत के राजदूत। नवीन श्रीवास्तव नेपाल में और बंडारू विल्सन बाबू मेडागास्कर में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। सीबी जॉर्ज को जापान में और आदर्श सुइका को अभी कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वहीं अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में और पार्थ सतपथी को बोस्निया और हर्जेगोविना में नियुक्त किया गया है राजदूत भारत का। क्लियर, ये रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन किया? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों अभी अपनी पहली महिला पीएसी बटालियन का गठन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, यूपी गवर्नमेंट फॉर्म्स स्टेट फर्स्ट ऑल विमेन पीएसी बटालियन। आपको अगर याद हो कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा की बैठक हुई थी और उस बैठक में एक क्वेश्चन निकल करके आया था कि कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बना है जो विधानसभा में पहले दिन को महिलाओं को समर्पित किया है? तो वो राज्य बना उत्तर प्रदेश, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर महिला पीएसी बटालियन 3 बटालियन बनाए गए हैं अभी और तीनों में नाम रखे गए हैं रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई।
ये तीनों भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी हैं और इन्हीं की याद में 3 बटालियन गठित किया गया है। इनकी स्थापना बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में की जा रही है। आगे, यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को अपनाने की मंजूरी दी है। यह नया कानून कब तक लागू होगा? ये नया कानून 2024 तक लागू हो जाएगा। इसके तहत सिंगल चार्जर रूल होगा। सिंगल चार्जर रूल क्या होगा इसको समझिए। इसके मतलब ये हुआ कि आप चाहे टैबलेट यूज करते हो, चाहे स्मार्टफोन, चाहे आप वॉच यूज करते हो या फिर आप लैपटॉप यूज करते हो, सभी के लिए केवल और केवल आपको एक ही चार्जर रखने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग चार्जर रखोगे और फिर क्या होता है कि एक डिवाइस खराब हुई तो फिर दूसरा डिवाइस के लिए अलग चार्जर लो। ऐसा नहीं है कि आपके पास अलग अलग डिवाइस हैं तो अलग अलग चार्जर भी रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम से कम बनेगा। ठीक है, ज्यादा कचरा नहीं इकट्ठा होगा। और दूसरी चीज, आपको यहीं से रिलेटेड यूएस वाला भी नियम याद रखना चाहिए। यूएस ने दोस्तों अभी राइट टू रिपेयर कानून लाया हुआ है। राइट टू रिपेयर मतलब कि हर एक कंपनी को ये एक नियम मस्ट करना होगा कि हर एक कस्टमर के पास ये राइट है कि वो रिपेयर करवाए अपने पार्ट्स को, और कंपनी को वो सुविधाएं देनी भी होंगी। अगर उनका कोई पार्ट डैमेज होता है वो अलग से पार्ट निकालेगा भी। ठीक है, तो ये 2 कानून हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर के हैं। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 2024 के अंत तक ये पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू कर दिया जाएगा। टाइप सी चार्जर देना होगा हर प्रकार के चीजों के लिए। क्लियर? आगे, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने पेथिया डिगोइनसिस नामक नई मछली की प्रजाति खोजी? तो अभी नागालैंड के शोधकर्ताओं ने नागालैंड में दोस्तों पेथिया डुगेंसिस नामक एक नई मछली की प्रजाति खोजी हुई है। यहां पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, न्यू फिश स्पीसीज डिस्कवर्ड इन नागालैंड। दिखू नदी मोकोचुंग नागालैंड से ये मिला हुआ है और ये नदी के नाम पर ही नाम रखा गया है, पेथिया डिगोइनसिस। ठीक है, जहां से इसे खोजा गया था उसी को नाम दे दिया गया है। आगे, हाल ही में कौन सा राज्य गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना? वो बन गया है गुजरात। प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल आप जानते ही हो, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना आई थी, तो उस योजना को एक प्रकार से कहें कि लागू करने वाला अपने राज्य में पहला राज्य बन गया है गुजरात। यहाँ पर आप आर्टिकल देखेंगे, गुजरात बिकम फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल। ये पहला राज्य बन गया है। जैसे ही कोई योजना आती है तो वो योजनाएं केंद्र के द्वारा अगर लाई गई हैं तो धीरे धीरे राज्य उसे अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जीएसटी लाया गया तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम बना था, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर बना था। वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया तो इसको सबसे अंत में असम ने अपनाया। और एक योजना आई थी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने वाला अपने राज्य में सबसे पहला राज्य कर्नाटक बना था। ठीक है, और अभी यहाँ पर पीएम गति शक्ति पोर्टल वाला लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। क्लियर है ना? आगे, तो वही चीज यहाँ पर भी है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 2021 में राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया था। अगला, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? ये कार्यक्रम शुरू किया है झारखंड सरकार ने। ये सरकार का काम ये है कि इन जो योजनाएं आती हैं सरकार की, उसकी योजनाओं को घर तक जो व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, उन तक पहुंचाना, उसकी जानकारी देना, लोग जिससे योजनाओं के बारे में अवगत हो सके और उसका लाभ उठा सके। तो ये एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम चलाया गया है झारखंड के द्वारा 12 अक्टूबर से। आपकी सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम है ये। ठीक है, चलो, तो धनबाद जिले से शुरुआत की गई है, ये झारखंड में पड़ता है। आगे, हाल ही में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS डेटा के अनुसार भारत में 10 वर्षों में प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है? तो दोस्तों SRS का डेटा आया है, इसके अनुसार ये बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में प्रजनन दर में कमी देखने को मिली है 20% की। कितनी? 20% की। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन बाई 20% इन इंडिया इन 10 ईयर्स। SRS के द्वारा ये डाटा जारी किया गया है। तो जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। ये फर्टिलिटी रेट क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रति 1000 महिलाओं में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी है, और वो संख्या प्रति 10 वर्ष में कितने प्रतिशत से कम हुई है। तो ये है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा 29.2% की कमी देखने को मिली है। ठीक है, और 2008 से 10 तक भारत में औसत 86.1, 2018 से 20 के बीच में 68.7% रहा है ये। आगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी 5वीं मीटिंग होगी।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना दोस्तों 2015 में करी गई थी। आपको पता होगा भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में यह स्थापित किया गया था जिनेवा कन्वेंशन में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी अपने भारत में ही है, गुड़गांव में है, ठीक है ना, गुड़गांव या गुड़ग्राम जो भी कहो आप, ठीक है, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर। तो 5वीं महासभा अभी आयोजित की गई नई दिल्ली में। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 5th असेंबली टू हेल्थ इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 17 to 20 अक्टूबर, 17 से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। इसकी घोषणा विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने करी हुई है। क्लियर? अच्छा, ये सोलर की बात हो रही है तो आपको याद रखना है दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर है, तो वो बन रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा प्लांट। आगे, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में 9 अक्टूबर 1874 को यूनियन पोस्टल सर्विस शुरू हुआ था, इसी वजह से विश्व डाक दिवस का दिन चुना गया 9 अक्टूबर को। मनाया कब से जाता है? 1969 से, ठीक है। इस बार की थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लानेट। क्या? पोस्ट फॉर प्लानेट, धरती के लिए एक प्रकार से पत्र। अच्छा, भारत में पोस्टल सर्विस की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। हाल ही में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना? तो दोस्तों गुजरात का मोढेरा गांव भारत का 24x7 सोलर एनर्जी ऑपरेटेड गांव बन गया है, विलेज बन गया है। ये देखिए आर्टिकल, पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। पीएम मोदी डिक्लेयर्स गुजरात मोढेरा एज इंडियाज फर्स्ट 24x7 सोलर पावर्ड विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव पड़ता है और वहां पर 24x7 सप्लाई होती है, वो भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड। तो इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 80 करोड़ रुपए खर्चे हैं इस गांव के लिए, ठीक है। अगला, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन में भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। सिपरी की रिपोर्ट आई है डिफेंस सेल्फ रिलायंस की, जिसमें चाइना जो है ये अहेड ऑफ अदर्स है, यानी कि टॉप पर बना हुआ है सबको पीछे छोड़कर। इंडिया चौथे रैंक पर है इंडो पैसिफिक रीजन में। ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही ये जारी की गई है रैंकिंग, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चाइना टॉप पर, सेकंड पर जापान, थर्ड पर दक्षिण कोरिया और 5वें पर है भारत। चौथे पर भारत है, 5वें पर है ताइवान, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन के मामले में देखा गया सिपरी की रिपोर्ट। सिपरी बोले तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये वही वाली है संस्था जिसके द्वारा हथियार से रिलेटेड जुड़ी सभी रैंकिंग वगैरह, सूचकांक वगैरह, रिपोर्ट वगैरह जारी की जाती हैं। जैसे सबसे ज्यादा हथियार आयातक के मामले में कौन है टॉप पर, तो आप बताएंगे इंडिया है, इंडिया सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। और निर्यातक के मामले में कौन है सबसे ज्यादा, तो अमेरिका जो है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा निर्यातक है हथियारों का, ठीक है। ये सब चीजें करके रिपोर्ट यही जारी करता है सिपरी, ठीक है। आगे, अच्छा फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, दिवाली ऑफर है, इसका आप लाभ उठाइए, 50% का डिस्काउंट पाइए सभी वीडियो कोर्सेज वगैरह में। अगला है, हाल ही में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, ये कितनी बार यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो मुलायम सिंह यादव दोस्तों ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। इनका अभी निधन हो गया 82 ईयर की एज में। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और अभी हाल ही में इनका मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में निधन हो गया है, ठीक है। 10 अक्टूबर को 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया यूपी में। और यूपी में 1967 में ये पहली बार विधायक बने थे, 8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे। देश के पूर्व रक्षा मंत्री, 2 बार केंद्रीय मंत्री और 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागकर इतिहास रचा? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, जबरदस्त खिलाड़ी हैं। ये क्लब फुटबॉल मैचों में 700 से ज्यादा गोल कर चुके हैं। दुनिया में इकलौते खिलाड़ी ऐसे हैं, सबसे ज्यादा गोल दागने का इतिहास इनके नाम है क्लब फुटबॉल में। वैसे इंटरनेशनल मैचों में भी सबसे ज्यादा गोल इन्हीं के नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सेकंड पर लियोनेल मेसी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक 944 मैच खेल चुके हैं, 700 गोल दाग चुके हैं। अपने क्लब करियर में 50 बार तो ये हैट्रिक गोल मार चुके हैं, यानी 3-3 गोल मार चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह किस राज्य में हो रहा है? दोस्तों देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह हो रहा है झारखंड में। झारखंड में 18 वर्ष से कम उम्र के मामले में बाल विवाहों में सबसे ज्यादा रेट है।
पश्चिम बंगाल जो है ये दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में इसके बाद झारखंड के बाद सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। अच्छा, अगर 21 साल से बात की जाए, 21 साल से कम उम्र की, तो उसमें पश्चिम बंगाल का ज्यादा है नंबर। पश्चिम बंगाल में उसमें ज्यादा हो रहा है और झारखंड दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे झारखंड, वेस्ट बंगाल टॉप इन वर्स्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां एक भी शादी 18 वर्ष के नीचे होती ही नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, केरल के लिए। वहीं 21 वर्ष से अगर नीचे की शादी की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में हर 100 में से 54.9 यानी कि कहें 55, हर 100 में से 55 लड़कियां हैं जो 21 साल से नीचे शादी करा दी जाती है जिनकी। दूसरे स्थान पर झारखंड है जहां पर भी लगभग 54.5 रेट है। ठीक है, मतलब कि समझ लो कि लगभग 55 लड़कियां यहां पर भी हैं जो 100 में से शादी करा दी जाती हैं। ठीक है, 18 वर्ष से 21 वर्ष से कम में, और 18 वर्ष के कम में देखा जाए तो 5.8% बालिकाओं की शादी होती है झारखंड में। ठीक है, तो झारखंड सबसे वर्स्ट स्टेट में है। अगला, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? वो बन गई हैं दोस्तों सामंथा क्रिस्टोफोरेटी। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ये यहाँ पर आपको दिख रही हैं, आर्टिकल भी देख लीजिए। सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बिकम फर्स्ट यूरोपियन वीमेन टू कमांड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो आप जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, ISS, ये 1998 में लॉन्च किया गया था। 1998 में कई देश जैसे रसिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ठीक है, इंग्लैंड, ये सब मिल करके इसे लॉन्च किए थे और ये अंतरिक्ष में निगरानी करने और वहां के लिए था एक इंटरनेशनल स्टेशन। फिलहाल नासा ने अभी घोषणा करी हुई है कि 2031 में इसे गिरा देगा। कहां पर गिराएगा? प्रशांत महासागर में। तो अभी इसकी कमान संभालने के लिए पहली यूरोपियन महिला को चुना गया है, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी को। इटली की ये अंतरिक्ष यात्री हैं और 2009 में ये एस्ट्रोनॉट भी बनी थी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में भी गई थी, तो इटली की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी बनी थी ये। ठीक है, हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिमकैंड योजना शुरू करी। किस राज्य सरकार ने? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने हिमकैंड योजना शुरू करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे हिमाचल प्रदेश स्टार्ट न्यू स्कीम फॉर हेल्प फार्मर्स। फार्मर्स की हेल्प करने के लिए, उनको सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू की गई हिमकैंड योजना। ठीक है, 80% कृषि क्षेत्र जो है ना वर्षा पर डिपेंडेंट है हिमाचल प्रदेश में, और वहां पर सिंचाई की व्यवस्था उतने प्रॉपर नहीं है, तो सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए शुरू किया गया है। वर्ष 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया जाएगा। अभी 36वां राष्ट्रीय खेल संपन्न हुआ, ये कहां पर हुआ? 36वां वाला हुआ गुजरात में, गुजरात। ठीक है, और 37वां वाला कहां पर होगा? गोवा में होगा। 35वां 2015 में हुआ था, 36वां अब जाकर के हुआ था, और 37वां अगले साल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे नेशनल गेम 2023 इन गोवा, तो गोवा में होगा और भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा कराया जाता है। अच्छा, एक चीज और आपके मन में जरूर ख्याल आता होगा कि सर ये भी राष्ट्रीय खेल है और आप बताते हो खेलो इंडिया यूथ गेम का ये भी राष्ट्रीय खेल है, तो दो दो राष्ट्रीय खेल होता है क्या? नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ना ये यूथ के लिए है। ठीक है, युवाओं के लिए है, और राष्ट्रीय खेल में ना आपके चच्चा उच्चा भी जा सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी लोग जा सकते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये खेल मंत्रालय आयोजित कराती है। मैंने आपको बताया था ना 5-5 लाख रुपए 8 साल तक मिलेंगे अगर आप सिल्वर और गोल्ड जीत करके लाते हो तो ये सभी कुछ अंतर है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिलहाल गुजरात के सूरत में 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा और वहीं पर ध्वज ग्रहण करने आ जाएगा गोवा अगली बार के आयोजन के लिए। अगला, श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को किसने समर्पित किया? तो राष्ट्र को समर्पित कर दिया है दोस्तों, किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। महाकाल लोक, महाकाल लोक एक प्रकार से एक कॉरिडोर है, महाकाल लोक कॉरिडोर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में को कॉरिडोर का एक्सटेंशन करने के लिए ये किया गया है और इस पर 800 करोड़ के आसपास में खर्च किए जाएंगे। अभी तो हालांकि 300 कुछ करोड़ ही खर्च हुआ है पहले स्टेज के तहत, लेकिन टोटल 856 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो उज्जैन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 9 गुना लंबा बनेगा। यहाँ की भव्यता आप देख सकते हो। प्रत्येक मूर्ति जो लगाई जाएगी उसी के नीचे QR कोड लगा रहेगा और आप जाओगे तो QR कोड स्कैन करोगे और आपको उस मूर्ति के प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ उस मुद्रा में कब भगवान आए थे, शंकर भगवान, क्या उसके पीछे कहानी है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। बहुत ही भव्य बन रहा है
उज्जैन के महाकाल मंदिर से ही मुझे याद आया कि अभी 11.71 लाख से ज्यादा दीप जला करके महाशिवरात्रि के दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था इसी महाकाल मंदिर ने। ठीक है, तो उज्जैन में स्थित है। ये किस नदी के किनारे स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। शिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है उज्जैन। शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर भी कुंभ लगता है जी, कुंभ लगता है ना। 4 शहरों में कुंभ लगता है। कहाँ कहाँ? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और कहाँ? नासिक। तो 4 में एक उज्जैन भी है। क्षिप्रा नदी के किनारे, या जिसे शिप्रा या क्षिप्रा जो भी कहते हो आप, उस नदी के किनारे ये बसा शहर है उज्जैन। पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए आगे। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर किस तत्व की प्रचुरता का पता लगाया? तो चंद्रयान 2 जो अभियान अपना लॉन्च हुआ था वो अभी भी काम कर ही रहा है। उसने अभी चंद्रमा पर सोडियम के तत्व की पुष्टि करी हुई है कि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, मतलब काम भर का सोडियम मौजूद है, यहाँ पर इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे चंद्रयान 2 फाइंड्स अबंडेंस ऑफ सोडियम ऑन मून फॉर फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये सोडियम की खोज करी हुई है। सोडियम है तो मतलब साल्ट भी बन जाएगा, साल्ट है तो नमक है, और नमक मिल जाएगा तो समझ लो टूथपेस्ट भी मिल जाएगा आगे चलकर। ठीक है ना। तो फिलहाल एक एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में ये पब्लिश हुई रिपोर्ट कि चंद्रयान 2 जो है इसने काम कर दिया है। एक और अचीवमेंट हासिल करके दी है इसरो को। चंद्रयान 2 के बारे में थोड़ा सा बता दें। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। रोवर का नाम था प्रज्ञान, लैंडर का नाम था विक्रम। यही विक्रम ठीक से लैंड नहीं हो पाया था, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। केवल अपना मिशन 95% हो पाया था, बाकी 5% सक्सेस नहीं हो पाया था, वरना प्रज्ञान भी काम दिखाता अपना। फिलहाल चंद्रयान 3 भी लॉन्च करने की तैयारी में है इसरो। याद रखिएगा चंद्रयान 3 बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। आगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ ओडिशा में। वैसे आयोजित तो भारत के 3 शहरों में किया जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, गोवा में और मुंबई में। लेकिन उद्घाटन मैच उड़ीसा में खेला गया, तो आप शुरुआत वाला अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उड़ीसा ही बताएंगे। फीफा अंडर 17 की महिला विश्व कप की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है, और देखिए कैसा होता है आगे। अभी तो ये चल ही रहा है फिलहाल। अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप जो है इसका मस्कट भी चुना गया है। मस्कट है ईभा। क्या है मस्कट? ईभा। याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा जरूर। मस्कट बोले तो शुभंकर। ठीक है ना। तो ईभा को चुना गया है शुभंकर, ये आप याद रखेंगे। तो 30 अक्टूबर तक ये चलेगा। 16 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 बागवानी स्टेट स्थापित किया? तो 4 बागवानी स्टेट अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने स्थापित किया है। दिल्ली पुलिस में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन मैच करेंगे आपके। अभी यूपी SSSC पेट का एग्जाम हुआ। यूपी SSSC पेट का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 3 मैराथन मैंने कराए हुए थे जस्ट एग्जाम से पहले। PDF भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है, और आप जाकर के हूबहू क्वेश्चन मैच करा सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको महामैराथन में ही कवर करा दिए गए थे। तो अगर आप विश्वास के साथ जुड़ते हो चैनल से तो आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। मतलब कितने स्टूडेंट आए और कितने लोग आके कमेंट किए कि सर मजा आ गया आपकी वीडियो से, मतलब कि सारा का सारा मिल गया। तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप भीड़ देखकर मत भागो, भीड़ देख के भागने वाले भेड़ होते हैं। ठीक है, आप शेर बनो। तो आप जहां चुनो सही चुनो। कुल मिलाकर के आपको कंटेंट मिलना चाहिए, दमदार कंटेंट के पीछे जाओगे और अगर मेहनत लगा करके तैयारी करोगे तब आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। 4 बागवानी स्टेट पंजाब राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे 4 जिलों में इन्होंने लॉन्च किया है। पंजाब के CM है भगवंत मान। उन्होंने अभी हाल ही में फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना 4 जिलों में बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा करी हुई है। अभी हाल ही में संपन्न हुई 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपने तो अभी सोचा होगा कि सर बता तो दिए कि अगला वाला कब होगा राष्ट्रीय खेल, लेकिन ये नहीं बताया कि इस बार वाले राष्ट्रीय खेल में क्या हाल चल रहा। तो चलिए सब बता देते हैं इसी क्वेश्चन में। सर्विसेज की टीम जो है इसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और ये मेडल टेबल में टॉप करी हुई है। ठीक है, सर्विसेज की टीम यहाँ पर आप देख पाओगे मेडल लिस्ट भी है। 61 गोल्ड इसने जीते हैं, 35 सिल्वर और 32 ब्रॉन्ज के साथ टॉप पर है 128 टोटल मेडल के साथ। सेकंड पर महाराष्ट्र, फिर है हरियाणा, फिर कर्नाटका है। ठीक है, गुजरात आपको दिख जाएगा यहाँ पर, जहां पर आयोजन हुआ वहां पर वो 12वें स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहां पर है जी? 8वें स्थान पर है 20 गोल्ड के साथ। ये नेशनल गेम का मेडल टैली रहा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार हर्षिका रामचंद्रन ने जीता। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता साजन प्रकाश ने। 37वां वाला आयोजित होगा गोवा में। पिछला वाला दोस्तों ये 2015 में हुआ था और अभी 2022 में
जाकर के इस बार वाला यानी 36वां हुआ। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। समापन जगदीप धनखड़ जी ने किया जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। क्लियर बिल्कुल। आगे, किस देश ने सफलतापूर्वक अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया? तो अपनी पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना दोस्तों देखो अपनी सौर वेधशाला लॉन्च कर चुका, अपनी पहली कृत्रिम सूर्य लॉन्च कर चुका, अपना सोलर स्टेशन भी स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करने की घोषणा कर दिया है। घोषणा क्या मतलब 2 मॉड्यूल लॉन्च कर दिया है, जल्दी वो भी लॉन्च कर देगा। ठीक है, अभी इसने अपना मंगल मिशन भी किया था। इतनी सारी चीजें आप कैसे याद रखोगे? चलिए मैं रिवीजन कराता हूँ। कुआफू 1 ये इसकी सौर वेधशाला हुआ। तियानवेन 1 ये इसका मंगल मिशन हुआ। इसके अलावा तियांगोंग ये इसका स्पेस स्टेशन है। ठीक है, इसका 2 मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है, तीसरा मॉड्यूल भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। इसका अपना खुद का हो जाएगा स्पेस स्टेशन। इसने अपना कृत्रिम सूर्य लॉन्च किया, उसका नाम नहीं दिया है, दिया भी होगा तो हमें पता नहीं है। इसने अभी आर्कटिक भेड़िया बनाया है, कृत्रिम आर्कटिक भेड़िया। ठीक है, देख रहे हो किस लेवल पर खेल रहा है चाइना। आगे तो कुआफू 1 के बारे में बात करेंगे। ये सैटेलाइट लॉन्च बाय चाइना टू अनरिवील सीक्रेट ऑफ द सन। वैसे अपना भारत ना ये भी पीछे नहीं है। आदित्य L1 ये भी मिशन वही वाला है, जैसे ये कुआफू 1 लॉन्च किया वैसे अपना आदित्य L1 मिशन लॉन्च होने ही वाला है। बस थोड़ा सा हम लोग लेट रहते हैं क्योंकि भाई थोड़ा दिक्कत भी, हम लोग पीछे ही चल रहे हैं अभी। ठीक है, बजट वाला भी दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग भी बहुत तेजी के साथ इनको पीछे करेंगे। 2023 तक हम अपना आदित्य L1 भी लॉन्च हो जाएगा। और पार्कर प्रोब ये नासा का है। ठीक है, पार्कर प्रोब मिशन ये नासा का है, ये भी सौर मिशन है। तो ये सभी सौर मिशन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। आगे, भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास था, ये आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना के द्वारा यानी इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया गया ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। ठीक है, इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट किया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया, प्रत्येक 6 महीने में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया? तमिलनाडु ने दोस्तों भारत का पहला सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। देख पाओगे आप आर्टिकल द हिंदू का, तमिलनाडु नोटिफाइज इंडियाज फर्स्ट सिलेंडर लॉरिस सेंचुरी। कुछ दिन पहले आपको याद हो मैंने बताया था भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व भी तमिलनाडु ने यह किया था। ये सभी उस प्रकार की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए किया जाता है। क्लियर है। आगे, अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने वाले पहले एक्टर कौन होंगे? वो होंगे टॉम क्रूज। आप नाम सुने ही होंगे, नहीं सुने होंगे तो मिशन इम्पॉसिबल की कोई देखे ही होंगे एपिसोड, कोई सीरीज देखे होंगे आप। ठीक है ना, मिशन इम्पॉसिबल कई मूवियां आई हैं इस सीरीज में, तो उसमें जो एक्टर थे ईथन हंट, यही थे टॉम क्रूज। तो ये अंतरिक्ष में फिल्म शूट करने जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से शूट करने वाले पहले व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तो पहले एक्टर बनेंगे, मतलब बाकायदे स्पेस वॉक वगैरह की ट्रेनिंग ले रखे हैं। ठीक है, आगे 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा इंदौर में, भारत की सबसे स्वच्छ सिटी इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा जनवरी 2023 में। आपको पता है 9 जनवरी को दोस्तों, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। कारण क्या है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में 1915 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत, इसीलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अभी कुछ सालों से प्रवासी दिवस समारोह भी मनाया जाने लगा है अलग अलग सिटीज में। इस बार 8 से 10 जनवरी के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में ये मनाया जाना है। ठीक है, शुरुआत 2003 से हुई थी नई दिल्ली में। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम कामरूप लॉन्च किया? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT गुवाहाटी को एक नया सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी दिया, नाम है परम कामरूप। आर्टिकल देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट परम कामरूपा सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी फॉर IIT गुवाहाटी। ठीक है, तो अब देखो परम जो है ना, ये सीरीज है अपनी सुपर कंप्यूटर की। आपको पता होगा परम 800, परम ऐसे लिखते हैं हम, परम 800 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है। परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, याद रखेंगे आप। तो समीर नाम की एक उच्च शक्ति वाली सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया गया, लैब का, और यहाँ पर एक सुपर कंप्यूटर भी IIT गुवाहाटी को दिया गया। क्लियर है। अगला, इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? इराक के नए प्रेसिडेंट वो बन गए हैं अब्दुल लतीफ राशिद। इमेज देख लीजिए, ये हैं राशिद साहब। कुर्द के ये हैं, कुर्द वहां की एक समझ लो संगठन है,
कुर्द अब्दुल लतीफ राशिद नेम इराक प्रेसिडेंट, और सिया अल सुदानी जो है अपॉइंटेड एज पीएम डेजिग्नेट। तो बगदाद राजधानी है इराक की, और अब जो जल संसाधन मंत्री एक टाइम पर हुआ करते थे वो बन गए नए प्रेसिडेंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ने, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय सम्मेलन बेटियां बने कुशल का आयोजन किया? तो बेटियां बने कुशल का आयोजन किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। देख पाओगे आप, आर्टिकल है विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल, बेटियां बने कुशल। ठीक है, तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यह लॉन्च किया गया, बेटियां बने कुशल। किसने लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। क्लियर बिल्कुल। ये तो थे दोस्तों टॉप क्वेश्चंस अक्टूबर मंथ के। 1 तारीख से 15 तारीख का आपका कवर हुआ है। अभी बहुत ज्यादा खुश मत होइए, ये पार्ट 1 ही है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा और पढ़ना है। जितना डिटेल पढ़ के जाओगे ना उतना ही आपका चांसेस रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर पाओ। वैसे जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप 100% कवरेज पाओगे इस चैनल से। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम आप क्यों ना दे रहे हो, आओ एग्जाम देने के बाद जो चीजें पढ़ाई गई हैं हूबहू आप मिला सकते हो। ठीक है, ये बहुत लोगों ने चेक भी किया है, आप भी चेक करके देख सकते हो इस चीज को। ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे करंट अफेयर के, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल फालतू का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहीं पर इसकी क्विज मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ से भी पढ़ लेना। बाकी महीनों की भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जाकर के उनको भी आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, क्विज सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, याद हो जाएंगी आसानी से। और टेलीग्राम पर भी मैं भेज दिया करता हूँ, टेलीग्राम पर भी फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा आप करंट अफेयर के 100% रिवीजन के लिए या कवरेज के लिए ई बुक भी ले सकते हो, ई बुक भी लॉन्च की जाती है। अगर आप ई बुक से पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ई बुक से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, आपको हर प्रकार के तरीका जो भी अच्छा लगता हो वो आप चुनिए। ठीक है, और फिलहाल बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।